आज की फिल्म में हमें विनोद देखने को मिलेगा, जिसकी शादी एक ऐसी औरत से होती है कि बस जानकर में मजा ही आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक बिल्कुल हटकर और अनोखी फिल्म की कहानी, सिस्टर मिडनाइट। इस फिल्म को देखकर आप यही सोचेंगे कि ऐसी फिल्म अब तक क्यों नहीं देखी। डायरेक्शन हो या एक्टिंग, हर चीज में कुछ नया और अलग देखने को मिलता है। तो बिना देर किए चलिए डूबते हैं इस रहस्यमय और थोड़ी अजीब सी कहानी में। शुरुआत होती है एक नवविवाहित जोड़े के साथ। लड़के का नाम है गोपाल और लड़की का नाम उमा। अभी अभी दोनों की शादी हुई है और अब गोपाल उमा को ट्रेन में बैठाकर मुंबई लेकर जा रहा है। ट्रेन में उमा तो जाग रही होती है, लेकिन गोपाल खर्राटे मारते हुए सोया रहता है। जब वे मुंबई पहुंचते हैं तो गोपाल अपनी नई पत्नी को लेकर अपने घर आता है। उसका घर बेहद छोटा और साधारण होता है। शुरुआत में दोनों ज्यादा बात नहीं करते, चुपचाप एक ही जगह बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद उमा कपड़े बदलने के लिए साइड में जाती है और गोपाल उसकी प्राइवेसी के लिए घर से बाहर निकल जाता है। बाद में जब उमा सो जाती है तो गोपाल वापस अंदर आता है और बिना कुछ कहे बस उसे देखता रहता है। इशारों में उमा को समझाता है कि अब वह बाहर जाए, क्योंकि अब उसे कपड़े बदलने हैं। उमा घर के बाहर बैठकर सिगरेट पीने लगती है। रात होते होते दोनों अपने अपने किनारों पर मुंह फेर कर सो जाते हैं। आधी रात को उमा की आंख खुलती है। वह घर से बाहर टहलने लगती है, क्योंकि नई जगह पर उसे नींद नहीं आ रही होती। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो गोपाल बिस्तर पर नहीं होता, वह अपने काम पर जा चुका होता है। उमा दरवाजा खोलती है तो बाहर भीड़ और शोर देखकर वह तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है। वह इंतजार करती है कि कब गोपाल आएगा और खाना लाएगा। भूख से परेशान होकर वह बाहर निकलती है। इसी बीच उसकी पड़ोसन शीतल आती है और मक्खन मांगती है, लेकिन उमा चुपचाप दरवाजा बंद कर लेती है। रात को जब गोपाल लौटता है तो वह नशे में धुत होता है और आते ही वहीं सो जाता है। उमा उसकी जेब से पैसे निकालकर बाहर जाकर कुछ खाती है, क्योंकि वह शादी के बाद से भूखी ही थी। सुबह जब गोपाल उठता है तो उमा ब्रश करते हुए उससे सवाल करती है कि वह कल पूरे दिन कहाँ था। गोपाल बताता है कि दोस्तों ने शादी की पार्टी के नाम पर उसे जबरदस्ती शराब पिलाई। उमा उस पर गुस्सा करती है कि वह भूखी रही और गोपाल को कोई परवाह नहीं। गोपाल माफी मांगता है और कहता है कि वह उसे नींद से जगाना नहीं चाहता था। काम पर जाते वक्त गोपाल थोड़ा पैसा टेबल पर रख जाता है। इस रिश्ते को देखकर लगता है कि दोनों के बीच नजदीकियां कम है, जैसे दोनों दो अलग अलग दुनियाओं से हैं। अब अगला दिन शुरू होता है। उमा सुबह सुबह घर के बाहर बैठी रहती है। मोहल्ला काफी छोटा होता है। एक पतली गली में कई छोटे छोटे घर एक लाइन में बने होते हैं। गोपाल ने जाते वक्त जो पैसे छोड़े थे उन्हें लेकर उमा बाजार जाती है, कुछ सब्जियां खरीदती है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। वह शीतल के घर जाकर चाकू मांगती है तो शीतल उसे एक बड़ा सा चाकू थमा देती है। चाकू तो आ गया, पर उमा को यह भी नहीं पता कि सब्जी कैसे काटी जाती है। शाम को जब गोपाल लौटता है, मोहल्ले की औरतें अपने पतियों को खाना खिला रही होती है, लेकिन उनके घर में उमा अभी भी आटे से जूझ रही होती है। वह गोपाल से साफ साफ कह देती है कि खाना बनाना उसके बस की बात नहीं है। थोड़ी देर बाद गोपाल बाहर से खाना लेकर आता है और दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। रात को जब सोने का वक्त आता है तो उमा जल्दी से अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट जाती है। वह हाथ बढ़ाकर गोपाल को इशारे में बुलाती है, लेकिन गोपाल सिर्फ हाथ मिलाता है और फिर चुपचाप लेट जाता है। अगली सुबह उमा को एहसास होता है कि सारा पैसा खर्च हो चुका है। गोपाल नाराज होता है, मगर उमा पलटकर उसे ही डांट देती है कि उसे घर चलाना नहीं आता। इस पर गोपाल एक कागज पर टाइम टेबल बना देता है, किस दिन कितनी सब्जी लेनी है, कितना चावल दाल बनाना है और कितना पैसा खर्च करना है। अब उमा फिर से शीतल के पास जाती है और उसे थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखती है। शाम को जब गोपाल घर आता है और उमा खाना परोसती है तो गोपाल को उमा का बनाया खाना बहुत पसंद आता है। खाना खाते खाते वह उमा की तारीफ करने लगता है। इसके बाद दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन बोलने को जैसे कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आकर सिगरेट पीते हैं। सुबह होते ही गोपाल अचानक बहुत तेज उल्टियां करने लगता है। उसी दिन संडे होता है और उमा उसे कहती है, शादी को इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक तुमने मुझे एक बार भी बाहर घुमाने नहीं ले गए। गोपाल उसे भरोसा दिलाता है, कुछ ही दिन में एक शादी है, वहीं चलेंगे। लेकिन उमा मना कर देती है, मुझे अब और इंतजार नहीं करना।
आज ही चलो कहीं बाहर। अब गोपाल बेचारा उसे लेकर बाहर घुमाने निकल पड़ता है। हैरानी की बात यह होती है कि दोनों सीधे तरह 3 घंटे का सफर तय करके समुद्र किनारे पहुंचते हैं। थोड़ा समय बीच पर बिताने के बाद दोनों वापस जाने के लिए बस का इंतजार करते हैं। फिर से 3 घंटे का लंबा सफर करके ये दोनों घर लौटते हैं। घर पहुंचते ही गोपाल बिना वक्त गंवाए सीधे अपने काम पर चला जाता है। उधर उमा के हाथ में अब भी शादी की चूड़ियां पड़ी होती है, जिनकी आवाज उसे परेशान कर रही होती है। वह किसी मोची के पास जाकर उन चूड़ियों को तुड़वा देती है। अगले रविवार गोपाल अपनी किसी रिश्तेदारी की शादी में उमा को लेकर जाता है, लेकिन उमा को वहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बोर हो जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। अगली सुबह उमा की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे उल्टी आने लगती है। गोपाल पूछता है कि क्या सब ठीक है, तो उमा कहती है शायद कल शादी में कुछ उल्टा सीधा खा लिया, उसी वजह से पेट खराब हो गया। गोपाल अपने काम पर चला जाता है और उमा पूरे दिन अकेली घर में रहती है। उमा अब घर के पास एक बड़ी बिल्डिंग के बाहर जाकर वहां लगे पौधों को चुपचाप उठाकर अपने घर लाने लगती है। उसे लगता है कि पेड़ पौधे घर में होंगे तो ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा। वह उन्हीं पौधों के बीच बैठकर सिगरेट पीती है, फिर कभी स्टेशन कभी गलियों में भटकती रहती है। फिर वह फिर से बीच की तरफ जाती है, जहां उसे आसपास रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। इन आवाजों से बचने के लिए वह एक बिल्डिंग के पास जाकर बैठ जाती है और वहां एक गार्ड से काम मांगती है। गार्ड पूछता है, सफाई कर सकती हो? उमा मुस्कुराकर जवाब देती है, साफ सफाई तो मेरे बस की बात है, मैं कर लूंगी। उमा रात भर वहीं रुककर पूरे ऑफिस को अच्छे से साफ करती है। काम खत्म होते ही वह अपनी बाल्टी और झाड़ू उठाकर घर लौटने लगती है। वहीं पर गार्ड भी ड्यूटी खत्म करके साइकिल से जा रहा होता है। वह उमा से पूछता है, घर दूर है? चलो मैं छोड़ देता हूं। उमा उसके साथ साइकिल पर बैठकर घर की तरफ निकल पड़ती है। सुबह होते ही उमा शीतल से टकरा जाती है। दोनों मोहल्ले में घूमते फिरते थोड़ी बातचीत करते हैं। शाम को उमा फिर से अपने झाड़ू बाल्टी लेकर उस ऑफिस की ओर निकल पड़ती है, जहां उसने साफ सफाई का काम शुरू किया था। अगली सुबह शीतल और उमा आपस में बैठकर इधर उधर की बातें कर रही होती है। बातचीत के दौरान शीतल गोपाल के बारे में पूछती है। तभी उमा बताती है कि वो और गोपाल एक ही गांव के हैं और बचपन में साथ खेले हैं। इसी वजह से उनके परिवार वालों ने दोनों की शादी करवा दी। शीतल गौर करती है कि उमा बहुत दुबली हो गई है और कहती है, तू दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। उमा जवाब देती है, कुछ नहीं, बस पेट थोड़ा खराब है। उसी रात जब उमा काम पर जा रही होती है तो रास्ते में उसे कुछ ट्रांसजेंडर लोग दिखते हैं। उनमें से एक मजाक में उमा से कहता है, कौन सी क्रीम लगाती हो जो इतनी चमक रही हो? उमा बिना कोई जवाब दिए वहां से चुपचाप निकल जाती है। ऑफिस का चौकीदार ये सब देख रहा होता है। उसे महसूस होता है कि उमा की तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो जबरदस्ती उमा को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहता है, कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा बुखार है, ये दवाइयां ले लो, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह उमा अपने घर लौटती है और शीतल से मिलने जाती है। शीतल कहती है, अब तू अपने आदमी के पास जा, मैं कुछ दिन के लिए गांव जा रही हूँ। पता नहीं अब तू अपना ध्यान कैसे रखेगी, लेकिन तुम्हारा पति घर पर है ना, जा उसके पास। उमा जब घर लौटती है तो देखती है कि गोपाल किसी काम में व्यस्त है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ शर्मा जाती है और बिना कुछ बोले फिर से अपनी बाल्टी झाड़ू उठाकर काम पर निकल जाती है। उस रात ऑफिस में उमा अपना सारा काम निपटाती है। वहीं जब चौकीदार वेल्डिंग के ऊपर जा रहा होता है तो उमा भी उसके साथ वहां बैठ जाती है। उमा सोचती है कि थोड़ी बातचीत कर लूंगी और फिर घर चली जाऊंगी, लेकिन दोनों पूरी रात वहीं बैठे रह जाते हैं। सुबह होते ही उमा घर लौटने लगती है। रास्ते में उसी ट्रांसजेंडर समूह में से एक शख्स उमा को बुलाता है, उसे चाय देता है और दोनों थोड़ी देर आपस में बात करते हैं। हालांकि आसपास सन्नाटा होता है, फिर भी उमा के कानों में कोई अजीब सी आवाजें गूंजती रहती है। उमा जब बाहर घूमने निकलती है तो तेज धूप होने के बावजूद उसे ठंड महसूस होती है और चुपचाप घर लौट जाती है। वहां वह खुद को कंबल में लपेटती है और फिर घर से बाहर निकल जाती है। रात का वक्त होता है। उमा और गोपाल दोनों बिस्तर पर लेटे होते हैं, मगर उमा की आंखों में नींद नहीं होती। उसे बेचैनी महसूस होती है तो वह चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है और अकेले ही गलियों में टहलने लगती है। अगले दिन उमा एक ईएनटी डॉक्टर, कानों के डॉक्टर के पास जाती है। वह बताती है,
मेरे कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंज रही हैं जो बंद नहीं होती। डॉक्टर उसकी जांच करता है और कहता है कान एकदम सही है, शायद बुखार या कमजोरी की वजह से ऐसा लग रहा होगा। मैं कुछ दवाइयां देता हूँ, ले लेना। घर लौटते वक्त उमा कहीं सड़क किनारे बैठकर थकान के मारे सो जाती है। जब सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड़ती है तब उसकी नींद खुलती है और वह धीरे धीरे घर लौटती है। घर पहुंचने पर गोपाल उसे कुछ खाने को देता है, लेकिन उमा मना कर देती है। मुझे भूख नहीं है, पेट अब भी गड़बड़ है। गोपाल धीरे से कहता है मैंने तुम्हें आज तक ठीक से खाना खाते नहीं देखा। उमा इस पर कुछ नहीं कहती। रात को दोनों घर के बाहर बैठकर सिगरेट पीते हैं। तभी अचानक उमा बहुत तेज आवाज में चिल्ला उठती है। घबराकर गोपाल पूछता है क्या हुआ, सब ठीक है? गोपाल को चिंता होती है। वह कहता है चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं, लेकिन उमा इनकार कर देती है। अगली रात उमा फिर ऑफिस जाकर सफाई का काम करती है। काम करते करते वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद ही उठती है, झाड़ू बाल्टी उठाती है और घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में उसकी नजर एक बकरी के बच्चे पर पड़ती है। अचानक उसके मन में कुछ अजीब सा आता है और वह उस मासूम जानवर का खून पीने लगती है। होश आने पर वह उस बकरी के बच्चे से माफी मांगती है और उसे पास के कूड़ेदान में डाल देती है। घर लौटते ही वह गोपाल को पकड़कर एक जोरदार किस करती है और फिर सो जाती है। अगले दिन सुबह उमा कंबल ओढ़कर फिर उसी जगह जाती है ना जहां उसने बकरी का खून बहाया था। वह वहां खड़ी होकर उस जगह को देखती रहती है। शाम को जब गोपाल ने कुछ खाना बचा लिया होता है तो उमा वही खाना उठाकर खा लेती है, लेकिन खाना खाते ही उसे तेज उल्टी होने लगती है। उमा समझ नहीं पा रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह सोचती है आखिर मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूं? इसके बाद वह एक छाड़ी के अंदर जाकर एक चिड़िया को पकड़ लेती है, फिर उसका खून पी जाती है। वह चिड़िया मर जाती है तो उमा उसे एक कपड़े में लपेटती है और एक डिब्बे में रखकर अपने घर ले आती है। अब उमा की हरकतें और भी अजीब होती जा रही थी। वह हर दूसरे दिन कोई न कोई परिंदा पकड़कर मारती, उसका खून पीती और फिर माफी मांगते हुए उसकी लाश को कपड़े में लपेटकर एक डिब्बे में रख देती, जिसे वह खटिया के नीचे छुपा देती थी। कुछ दिनों बाद गोपाल कहता है उमा क्या तुम्हें घर में सड़न की बदबू नहीं आ रही? उमा छत से जवाब देती है अरे नहीं, शहर में हवा ही ऐसी है, तू बेफिक्र होकर काम पर जा। पर जब गोपाल घर से जाता है उमा अजीब घटनाओं का सामना करने लगती है। जिन पक्षियों को उसने मारा था वह जैसे फिर से जिंदा होकर उसके घर में घूमने लगते हैं। घबराकर वह उन मरे हुए परिंदों को एक कचरा गाड़ी में फेंक देती है। एक सुबह उमा फोन बूथ से गोपाल को कॉल करती है। दोनों में कोई रोमांटिक बात नहीं होती, बस सीधा सा संवाद, तू ठीक है? हाँ ठीक हूं, और कॉल कट। रात को जब गोपाल घर लौटता है तो दोनों बैठते हैं। गोपाल कहता है पहले तू बता। उमा कहती है जो मैं कहने जा रही हूं वो अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। पर मूवी में वह क्या बोलती है ये दिखाया नहीं जाता। गोपाल सन्न रह जाता है। इसके बाद वह कहता है आज मेरे दोस्त आने वाले हैं, मिलवाने लाया हूं। दोनों मुस्कुराते हुए मेहमानों का स्वागत करते हैं और फिर चारों बीच पर घूमने निकलते हैं। लेकिन वहां बातचीत कम, खामोशी ज्यादा होती है। गोपाल का दोस्त एक कुत्ता लेकर आया होता है। उमा कुत्ते को घुमाने का कहती है, पर उसे एक बच्चे को थमाकर लौट आती है और कहती है आपका कुत्ता भाग गया, आप ही ढूंढ लीजिए। अब गोपाल और उमा मेट्रो स्टेशन जाते हैं। उमा कैंडी देखती है और कहती है ले दो। गोपाल कहता है तुम सीट पकड़ो, मैं कैंडी लेकर आता हूं। लेकिन जब वह कैंडी लेकर लौटता है ट्रेन निकल चुकी होती है। वह पैदल ही घर आता है। हाँ, उमा पूछती है इतना थका क्यों लग रहा है? गोपाल कहता है ट्रेन छूट गई तो पैदल ही आ गया। उमा मुस्कुराती है लेकिन कैंडी को उठाकर फेंक देती है। इसके बाद दोनों नशे में इंटीमेट हो जाते हैं और रात के सन्नाटे में सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। सुबह उमा देखती है कि वही परिंदे जो उसने फेंके थे अब खटिया के नीचे से निकल रहे हैं। वह डर जाती है और गोपाल को उठाने लगती है, मगर सच्चाई ये होती है कि गोपाल तो रात को ही मर चुका होता है और उमा उसी लाश के साथ सोई रही बिना जाने। 3-4 दिन तक वह घर में अकेली रहती है। वॉचमैन हालचाल पूछने आता है पर उमा दरवाजा नहीं खोलती। जब गोपाल के दोस्त की पत्नी शीतल को यह पता चलता है वह अंदर जाती है और वहां गोपाल की सजी सजाई मगर सड़ती हुई लाश को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उमा बस एक ही बात कहती है तू सोच भी नहीं सकती मैं कितनी प्यास से जल रही हूं, और उसे मार देती है।
इसके बाद शीतल की बॉडी के टुकड़े करती है और उन टुकड़ों को बाहर छोड़ी गई बकरियों को खिला देती है। अब उमा ट्रांसजेंडर दोस्त से मदद मांगती है। फिर ट्रक ड्राइवर से मिलकर गोपाल की लाश को एक सुनसान जगह ले जाकर जला देती है। वहीं एक अघोरी आता है, राख उठाकर अपने शरीर पर मलता है। थोड़ी राख उमा के चेहरे पर भी लगाता है। बची हुई राख उमा अपने पास रख लेती है। उसी राख को लेकर वह लौटती है, मगर रास्ते में गिर जाती है। होश आता है तो खुद को एक महिला आश्रम में पाती है। वहां की साध्वियां उसे खाना देती है। एक चिड़िया उसके पास मंडराती है और उमा उसे खा जाती है। अब वह शीतल को कॉल करती है, मैं वापस आ रही हूँ, थोड़ा मदद चाहिए। जैसे ही मुंबई लौटती है, देखती है कि लोग मशाल लेकर उसके घर के बाहर खड़े हैं। जब दरवाजा खुलता है, ढेर सारी चिड़ियां घर से बाहर निकलती हैं। पुलिस और पंडित उसे घेर लेते हैं। पंडित गंगाजल छिड़कता है और उसी वक्त पीछे से बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है। सब उमा के आगे झुक जाते हैं। उमा वहां से भागती है। अब खुलासा होता है कि शीतल और उसका दोस्त मिलकर उमा को अगवा कर लेते हैं। उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर मोहल्ले वाले पहचान जाते हैं। तब उमा सामने आकर बोलती है, इंसान होना मुश्किल है, मुझसे क्या दिक्कत है। वो सबको डराकर भगा देती है। अंत में शीतल और उसका दोस्त उसे स्टेशन छोड़ते हैं। वह ट्रेन पकड़ती है, शायद हिमाचल जा रही होती है, और पीछे बकरियों का झुंड उसकी ट्रेन के पीछे दौड़ता है। उमा कोई आम औरत नहीं थी। वह वेब वैम्पायर होती है जो खून से प्यास बुझाती है, इंसानों का खाना हजम नहीं कर पाती। धूप से परहेज, छांव में रहना, भूख से बेचैनी, ये सब वेब वैम्पायर के संकेत थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अजीब, डरावनी और गहराई से भरी फिल्म सिस्टर मिडनाइट? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।